Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में हम टॉप 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द एंटायर सिलेबस. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ये सेशन को भी हर सेशन की तरह टिल दी एंड देखना, वीडियो को पक्का से लाइक करना और मुझे बताना आप सब कैसे हो इन द चैट बॉक्स एज वेल. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ बिट ऑफ मोटिवेशन. डू व्हाट वी कैन वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव. ऑब्वियसली यू शुड नेवर गिव अप. जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं उसका एक्चुअली आप यूटिलाइज करो, पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डेफिनेटली यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका हैंडल मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. The atomic number of three elements A, B and C are 9, 10 and 13 respectively. Which of them will form a cation? तो आपको atomic number दिया गया है 3 elements का. So the elements have not been specified. The elements have not been specified. A, B और C. A का atomic number कितना है 9, B का 10 और C का 13, राइट? अब आप इन तीनों में से कंपेयर करके बताओ कि कौन कैटायन बनाएगा. कैटायन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ऐसा आयन जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा. इससे सबसे पहले इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2,7, इसका 2,8 और इसका 2,8,3. तो दिस विल एक्चुअली नॉट फॉर्म अ कैटायन. इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एनायन फॉर्म करेगा, है ना? दिस इज ऑलरेडी स्टेबल. इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो ऑब्वियसली सी विल एक्चुअली फॉर्म 3+ कैटायन, राइट? सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, दैट इज एक्चुअली मेंशन्ड. Give an example to show law of conservation of mass which applies to physical changes also. Now law of conservation of mass क्या कहता है कि total mass before and after the reaction remains same. आपको ये चीज प्रूव करनी है by applying this law in physical change. तो physical change क्या होता है? एक ऐसा change होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. देयर कैन बी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, है ना? शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं आइस से वाटर का कन्वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे आइस बेसिकली इट्स सॉलिड स्टेट और ये लिक्विड स्टेट. ठीक है. तो द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर एक्चुअली रिमेन्स सेम इन दिस केस ऑल्सो, एंड दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कि जितना मास बिफोर द रिएक्शन है, आफ्टर मेल्टिंग ऑल्सो उतना ही मास उसका आफ्टर द रिएक्शन होगा. ठीक है. देख लेते हैं क्या लिखा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये बिल्कुल फिजिकल चेंजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि अगर आइस मेल्ट होकर पानी बना रहा है तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो द मास ऑफ आइस इज एक्चुअली इक्वल टू द मास ऑफ वाटर एंड द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. कुछ आपको यहाँ पे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं. आपको ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बताना है. ठीक है. अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक मतलब कि 3 एटम्स होंगे इन टोटल इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड. ठीक है. अब यहाँ पे बोला गया है टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा का मतलब 4 होने चाहिए. चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CH3Cl की, सो दिस इज एक्चुअली नॉट योर टेट्रा एटॉमिक. ठीक है. तो ये आपका पॉली एटॉमिक है. ठीक है. ओके, दिस इज एक्चुअली योर ट्राई एटॉमिक. मैं यहाँ पे ट्राई ऐसे लिख देती हूँ. दिस इज एक्चुअली योर टेट्रा एटॉमिक. ठीक है. TCl3 इज ऑल्सो टेट्रा एटॉमिक. 4 एटम्स है, 3 क्लोरीन के और 1 P फॉस्फोरस. ये दिस इज योर पॉली एटॉमिक. ठीक है. दिस इज वाटर विच इज ट्राई एटॉमिक. 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के एटम है. नो दिस अगेन इज पॉली एटॉमिक. मेनी एटम्स आर देयर. ठीक है. तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक. आप भी सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य देना. ठीक है. और मुझे सेशन एंड में बताना भी आपसे कितने क्वेश्चंस बन गए. ट्राइएटॉमिक है CaCl2H2O. टेट्राएटॉमिक NH3PCl3. सेम चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है. चलो, हाउ डू यू नो न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एंटायर साइज ऑफ एन एटम. अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि जो न्यूक्लियस है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम. ठीक है. ये मेरा पूरा एटम है. न्यूक्लियस इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेंटर और न्यूक्लियस बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द एंटायर साइज ऑफ द एटम. तो अगर मैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूँ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहे थे गोल्ड फॉइल को. ठीक है.
रदरफोर्ड ऑब्जर्व कि अगर आप अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे हो गोल्ड फॉइल पे तो लाइक वेरी लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बट यस दे फ्यू ऑफ देम एक्चुअली रिबाउंस्ड, बाउंडेड बैक, वापस आ गए थे अपने घर को। ठीक है, उन्होंने क्या चीज नोटिस की कि अगर आपने गोल्ड फॉइल की थिकनेस बढ़ा दी तो जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो एक्चुअली डबल हो गए। तो इससे यू कैन एक्चुअली प्रूव कि जो न्यूक्लियस है इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एंटायर साइज ऑफ द एटम। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, which of the following are isotopes? Isotopes क्या होते हैं? They are atoms of same elements, right? जिनका atomic number same होता है, right? Mass number is different. Mass number is different. Okay. अब यहाँ पे देखो सेम एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल सेम एलिमेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, ये आपका आइसोटोप है, राइट? इनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो फर्स्ट वाला इज एक्चुअली योर आइसोटोप्स व्हिच इज गिवन। ओके, सो बच्चा पार्टी ये चीज आपको अभी तक पता चल गई होगी। वी आर ऑलरेडी गिविंग यू चैप्टर वाइज नोट्स, PYQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पक्का से चेक कर लेना, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बलून इज प्रिक्ड विद अ पिन? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसियस स्टेट एग्जिबिटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है, आपने एक गुब्बारा लिया, ठीक है, उसको आपने पिन से प्रिक किया मतलब कि आपने ऐसे उस पर छेद मारा, ठीक है, यू आर एक्चुअली जस्ट पुटिंग द पिन का टिप ऑन द इन्फ्लेटेड बलून। तो क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? द बलून विल एक्चुअली स्टार्ट एक्सपैंडिंग, ठीक है, एंड अ टाइम विल कम इट विल एक्चुअली बर्स्ट आउट, राइट, इजंट इट? तो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, बलून जो है दैट विल बर्स्ट आउट। सो जितने आपके बलून 2 मिनट्स बलून जो एक्चुअली उसके अंदर जो गैस है दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट, सो देयर विल बी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड द प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग हियर इज डिफ्यूजन। Okay, when 50 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water, there is no increase in volume. What characteristic of matter is illustrated by this observation? आपने क्या लिया? 50 ग्राम शुगर लिया, उसे आपने डिसॉल्व किया 100 ml पानी में, 100 ml water. So what exactly is happening over here? यहाँ पे वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉल्वेंट की, so that is actually your water. ठीक है, अब सॉल्वेंट लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स में एक्चुअली स्पेस होता है कंपैरेटिवली टू सॉलिड्स, है ना? अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करूं, उनके बीच में स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो इफ यू आर पुटिंग शुगर इन वाटर, जो शुगर पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है उनमें जाके वो अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है, वही वजह है। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है, और जब आप एक्चुअली शुगर ऐड कर रहे हो पानी में वो अच्छे से फिट इन हो जाते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। 10% शुगर सोल्यूशन बनाने बोला गया एक एक्सपेरिमेंट में। रमेश ने क्या किया, उसने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया 100 ग्राम पानी में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मास बाय मास परसेंटेज की, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है 10, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा 110 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट विल एक्चुअली कम अराउंड 9.09%, ठीक है। सारिका ने क्या किया, उसने 10 ग्राम शुगर लिया, दैट शी हैज एक्चुअली पुट इन टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, कितना मास परसेंट आएगा? 10%। तो दोनों के केस में अगर मुझे 10% सोल्यूशन बनाना है, देन द गर्ल सारिका हैज एक्चुअली डन a better job because she took 10 ग्राम ऑफ शुगर, उसको एक्चुअली उसने टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो मास ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है ऑलरेडी, ओके। चलो, तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज हाईली सोनोरस एंड डक्टाइल, अंडर व्हिच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई दिस एलिमेंट? एक एलिमेंट है जो कि सोनोरस है। सोनोरस का मतलब क्या है? वो रिंगिंग साउंड, वो आवाज एक्चुअली प्रोड्यूस करता है व्हेन यू आर हिटिंग इट, ठीक है। अब हाईली डक्टाइल है, मतलब कि आप उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो किस कैटेगरी में आप इसको क्लासिफाई करोगे? इन द कैटेगरी ऑफ मेटल।
What other characteristics would you expect the element to possess? तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की. एक तो मैलिएबिलिटी होती है, ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जो होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसके हेल्प से यू कैन कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स, है ना. सोनरस होते हैं, दे हैव अ मेटालिक लस्टर, बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है. And they are actually also we have discussed ductility is there. These are actually certain properties. Also they are good conductor of heat and electricity. Shiny appearance होता है जिसे हम lustrous बोलते हैं. So these properties you can mention. A group of students took an old shoe box and covered it with black paper from all sides. एक ग्रुप है बच्चों का, उन्होंने क्या किया, एक ओल्ड शू बॉक्स लिया, उसे एक्चुअली ब्लैक पेपर से कवर कर दिया फ्रॉम ऑल द साइड्स, है ना. और उन्होंने एक्चुअली एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, टॉर्च. एक एंड ऑफ द बॉक्स में उन्होंने सोर्स ऑफ लाइट लिया, या लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा टॉर्च, ठीक है. एंड मेड अनदर होल एंड वन होल ऑन द अदर साइड. दूसरे साइड पे उन्होंने एक्चुअली एक होल बनाया टू व्यू द सैंपल विच इज एक्चुअली टेकन, ताकि वो सैंपल को देख सके जो कि एक्चुअली इस ग्लास में लिया गया है. अब उन्होंने थोड़े टाइम के बाद देखा कि वो लोग एक्चुअली अमेज थे, वो शॉक्ड थे कि जो मिल्क आपने इस पर्टिकुलर ग्लास में लिया है was illuminated. They tried the same activity with the salt solution but found that light simply passed through it. तो उन्होंने दो सोल्यूशन के साथ ये एक्टिविटी की. पहले वाले कंडीशन में उन्होंने क्या किया, पहले वालों में आई थिंक द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली टेकन मिल्क. सेकेंड वाले केस में दे हैव टेकन सॉल्ट सोल्यूशन, राइट. तो मिल्क के केस में there was actually the scattering of light. Why there was scattering of light? Because of a beautiful property जिसे हम Tyndall effect बोलते हैं, है ना. और milk is actually one example of colloid. It can actually scatter light. It can actually scatter light very easily. अगर मैं salt solution के बारे में बात करूँ, this is your homogeneous mixture, ठीक है. This is your homogeneous mixture. इस केस में वो Tyndall effect शो नहीं किया. That's why it actually the light actually passed simply without the scattering. Tyndall effect क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है where there is actually scattering of light, जिस वजह से path of light is actually visible. Path of light you can definitely see. Okay. तो मिल्क के केस में क्यों हुआ, सॉल्ट के में क्यों नहीं है, वो हमने डिस्कस कर लिया. दो और सोल्यूशंस आपको बताने थे. तो स्टार्च सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन अभी आप लोगे तो इट विल शो Tyndall effect, ठीक है. मिल्क आपका कोलोइड है इसलिए वो Tyndall effect शो कर रहा है. सॉल्ट सोल्यूशन एक ट्रू सोल्यूशन है इसलिए वो नहीं कर रहा है. Okay, so that's it from my side बच्चा पार्टी. I hope you found today's session very useful and productive. वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है अब तक, एंड मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आपसे कितने क्वेश्चन बने. So see you very soon. Happy learning everyone. Bye bye.